हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और स्वागत है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग की इस सीरीज में, जिसमें हम शिक्षण कला के पिछले वर्षों में आए गए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? आधिकारिक, तानाशाही, अनुमोदक या सुगमकर्ता, ऑथोरिटेटिव, डिक्टेटोरियल, परमिसिव या फिर फैसिलिटेटिव। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर के क्या है, रोल क्या है? फैसिलिटेटर का है। बाकी तीनों तो आप वैसे भी देख सकते हो गलत है। ऑथोरिटेटिव गलत हो गया, डिक्टेटर, तानाशाही भी गलत है, परमिसिव ये भी गलत है, फैसिलिटेटिव होगा सही आंसर। लेकिन फिर भी एक बार हम एनसीएफ 2005 को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये किस लिए था? ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था एजुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए इंडिया में। अब ये किस पे फोकस करता है? देखो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे फोकस करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास। कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो लर्निंग है, शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए? रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस होनी चाहिए। और ये फ्रेमवर्क जो है किसको प्रमोट करता है? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर ले जाता है, और डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ऐसी स्किल्स का डेवलपमेंट करता है जो बदलते हुए जो चेंजिंग वर्ल्ड है हमारा, उसके लिए उपयोगी हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लो। ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है, रटने की पद्धति से आगे बढ़ना, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, परीक्षा को कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। मतलब परीक्षा में क्या है? रियल लाइफ एजुकेशन हो। रियल लाइफ एजुकेशन से फ्रेमवर्क ने एजुकेशन को जोड़ा है। पहचान का पोषण, बिना बोझ के सीखना, जैसे बैग का वजन कम हो। समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब चारों दिशाओं में डेवलपमेंट हो, चारों दिशाओं में डेवलपमेंट हो, हर फील्ड में हमें डेवलपमेंट हो। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण। यही जो पॉइंट है यही बताता है हमें टीचर का रोल क्या है? फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर का रोल है हमारा। ठीक है, हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है बच्चों को, मार्क दिखाना है, एडवाइस देनी है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? यानी कि क्या है, टीचर को अगर देखना है कि बच्चा ग्रुप बिहेवियर कैसा कर रहा है, यानी कि ग्रुप में किस प्रकार बिहेव कर रहा है, तो वो कैसे देखेगा? इंटरव्यू के जरिए, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन। देखो, सिंपल आंसर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करेंगे हम तभी देखेंगे ना बच्चा कैसे ग्रुप में बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। अब देखो, ऐसा स्कोरिंग गाइड बताना है हमें जो क्या करे, इवेल्युएट करे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है उसको इवेल्युएट करना है हमें। तो किससे होगा? रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज या रेटिंग स्केल्स। अब देखो, रूब्रिक्स क्या होते हैं? रूब्रिक्स होते हैं एक परफॉर्मेंस स्केल होता है, जिसमें लिखा होता है, बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट, और इसके बाद होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है कि इसमें कैसे, ये बहुत सारे वो है इंडेक्सेज है कि इसमें हमें नापना है बच्चे का परफॉर्मेंस, इसमें इसमें, और यहाँ पे वो ग्रेड्स लिखे होते हैं, फीडबैक्स लिखे होते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट कैसे होता है? चेकलिस्ट हो गया जैसे कि पॉइंट्स में लिखा हुआ है हमें ये भी, ये करना है, ये करना है। ये सब क्या होता है? चेकलिस्ट। जैसे ये वाला काम हो गया हमारा, तो जैसे हम भी रियल लाइफ में चेकलिस्ट बनाते हैं कि ये काम कंप्लीट करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये होता है चेकलिस्ट। इन्वेंटरीज क्या होती है? इन्वेंटरीज भी देखेंगे, और रेटिंग स्केल्स, ये सब भी देखेंगे हम। ठीक है, एक बार डिटेल में देखते हैं, चलो। रूब्रिक, रूब्रिक क्या होता है? एक असेसमेंट टूल है दैट डिफाइंस क्लियर क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट वर्क को इवेल्युएट करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया है इसमें। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड फीडबैक एंड इंश्योरिंग कंसिस्टेंट ग्रेडिंग। ठीक है, ये होता है रूब्रिक्स में। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, एक टेबल टाइप का होता है, इसमें लिखा होता है स्टूडेंट के वर्क लिखे होंगे इस साइड,
कौन कौन से वर्क है, उसके आधार पे यहाँ पे परफॉर्मेंस स्केल होगा। इस परफॉर्मेंस में कैसा है, इसमें कैसा परफॉर्मेंस इसका, ये होता है रूब्रिक। ठीक है, चलो अब अगला टूल देखते हैं हम। अगला है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है, इसमें एक लिस्ट होती है जो यूज करते हैं हम किस लिए, एंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड। अब मान लो हमें 5-10 टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है, अब हम भूल जाएंगे कौन सा टास्क है कौन सा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं हम, चेकलिस्ट बना लेते हैं। 5-10 की चेकलिस्ट बना ली, अब जो काम होता रहेगा उसको हम टिक मारते रहेंगे। ठीक है, ये होता है चेकलिस्ट। अब इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन में देखो, इन्वेंट्रीज दो चीजों को कहते हैं, एक तो हो गई फिजिकल इन्वेंट्रीज, जैसे दुकानों में होती है इन्वेंट्री, सामान रखा हुआ है बहुत सारा, उसको क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। एसेट्स लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट, सप्लाई, ये सब होता है। और दूसरा क्या, साइकोलॉजिकल में भी इन्वेंट्रीज होती है, या फिर असेसमेंट। ये क्या कहते हैं, यूज टू इवेल्यूएट स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ये सब इवेल्यूएट करने के लिए भी साइकोलॉजिकल इन्वेंट्रीज या फिर असेसमेंट होती है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो चौथा है रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स क्या है, अब देखो जैसे कोई मूवी है उसमें भी रेटिंग देते हैं ना, कि 3.5/5, 4/5, वही तरीका है रेटिंग स्केल का। ये स्टैंडर्डाइज टूल है जो क्या करते हैं, असेस एंड मेजर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर एटीट्यूड। जैसे एटीट्यूड देखना है उसका, 5 में से कितने नंबर है एटीट्यूड में, 3 नंबर है, 4 नंबर है, बिहेवियर कैसा है, 3/5 है, लर्निंग कैसे कर रहा है, 4/5, ये क्या है, ये रेटिंग स्केल्स है। ठीक है, दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर्ड वे देते हैं एजुकेशन को, एजुकेटर को, ताकि वो डाटा कलेक्ट कर पाए, बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक कर पाए। ठीक है, और उसके आधार पर अपने डिसीजन ले पाए। ठीक है, एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो अब इस आधार पर हम समझ गए, तो इसके आधार पर हम हमें इन चारों में से चुनना है टूल, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, हम शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखो, गुणवत्ता देखनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो उसमें क्या हो, डिटेल होना चाहिए। अब चेकलिस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सिर्फ चेकलिस्ट है कि ये कर सकता है क्या नहीं कर सकता। इन्वेंट्रीज भी नहीं होगा, ये बच्चे का इंटरेस्ट उसका स्किल देखने के लिए होता है। रेटिंग स्केल है ठीक, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ रेट करता है, 3/5, 4/5, इसके ऐसे रेट करता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो इससे भी हमें ढंग से जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो पता नहीं चलता। वो कैसे पता चलेगा, रूब्रिक्स से, क्योंकि ये एक डिटेल्ड पैमाना है, डिटेल्ड टूल है। इसमें बच्चे के टास्क, उसकी परफॉर्मेंस और उसके आधार पर फीडबैक, ये सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, रूब्रिक्स। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, क्या है, एक सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है रियली हेल्प स्टूडेंट, वो रियली हेल्प कर पाएगी स्टूडेंट्स की अगर वो, इफ सी क्या करती है, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखो, चारों चीज सही है, कक्षा में नोट्स भी लिखवाएंगी तो भी अच्छी टीचर है, पाठ्यक्रम समय से पहले पूरा करा देगी तो भी, मूल्यांकन में निष्पक्ष है यानी कि इम्पार्शियल है, मतलब सबको बराबर देखती है तो भी अच्छा है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ये है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। जितनी भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ फ्रेमवर्क है, ये सब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या है कि बच्चे को सेंटर में रख के तब विकास की ओर देखा जाए। तो उसके लिए क्या है, अगर विद्यार्थी में प्रश्न पूछने वाली कैपेबिलिटी आ गई, जो उसके में ये एबिलिटी बन गई, तो बच्चा खुद से करके सीख सकता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, ये वाली बेस्ट एबिलिटी है। तो ऑप्शन चारों सही है, लेकिन बेस्ट क्या है, ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा, देखो, पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हम जितने भी फ्रेमवर्क देख लें, एनसीएफ या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख लें, पनिशमेंट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखना, एग्जाम में हमेशा जब भी आएगा ये नेगेटिव वर्ड है। तो ये तो हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है, इससे हमेशा बच्चों को अवॉइड करना है। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, देखो, अब बच्चों को मान ले सजा देंगे हम, क्या होगा, उन्हें काम करने में प्रेरणा मिलेगी, या फिर बच्चों की छवि की रक्षा होगी, उनके अंक में सुधार होगा, या फिर उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना, यानी कि डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। अब तीनों में से एक ही नेगेटिव है, क्योंकि हम अगर पनिशमेंट देंगे तो उसका इफेक्ट नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होने वाला, इसलिए ये आंसर होगा सही। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है? मतलब कोई टीचर है, अब वो उनको खुद से अंदर से मोटिवेट करने के लिए क्या सिखा सकता है उन्हें? अपने बच्चों को चाहता है कि अंदर से वो मोटिवेट हो जाए, तो वो क्या बताएगा उन्हें? बाय इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड फियर, मतलब उनके अंदर क्या है, चिंता और भय उत्पन्न करेगा, या फिर कंपटीशन कराएगा प्रतिस्पर्धी होकर, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके, मतलब क्या करेगा, उनको सपोर्ट करेंगे उनके इंडिविजुअल गोल्स और उनको मास्टरी करने के लिए, या फिर चॉकलेट जैसे मूड पुरस्कार देकर। अब देखो मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मोटिवेशन दो टाइप का होता है, ये समझ लो, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये होता है पॉजिटिव और ये इसको मानते हैं नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है? देखो एक्सटर्नल, अब देखो कोई बच्चा है, उसे हमें काम करने के लिए बोलना है। अब उन्होंने उसको बोला कि बेटा चॉकलेट मिलेगा तुझे तब ये काम कर ले, तो ये क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया एक्सटर्नल, उसको चॉकलेट मिल रहा है तभी वो काम कर रहा है। लेकिन इंटरनल क्या होगा, अब उसको काम करने में मजा आ रहा है, उसको मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, क्योंकि वो आसानी से कर लेता है, उसे एक्सपीरियंस है, उसे नॉलेज है उस चीज में। तो क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन। तो ये इंटरनल अच्छा होता है और एक्सटर्नल बेकार होता है। मान लो उसे चॉकलेट नहीं दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो वो जरूर करेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, इंटरनल मोटिवेशन लाना है। तो वो कैसे होगा? और चॉकलेट देने से तो नहीं होगा। तो कैसे होगा? बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स, अपने गोल समझाने पड़ेंगे उन्हें और उनकी स्किल्स पे बताना पड़ेगा उन्हें, ताकि वो अंदर से इंटरनली मोटिवेट हो। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी, व्यक्तिगत लक्ष्यों और उसकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करेंगे, और ये सब करने में हम उनकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको। ठीक है, चलो। और कंपटीशन के बारे में भी देख लो, गेटिंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, ये भी क्या है, एक्सटर्नल है, किसी से हमें जीतना है, तो क्या एक्सटर्नल, ये अंदर इंटरनल नहीं, ये भी एक्सटर्नल है। ठीक है, चलो। जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? व्हेन अ चाइल्ड फेल्स, बच्चा फेल्ड कब होगा? जब उसको सिस्टम अच्छा नहीं मिला होगा, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, एजुकेशन देना, सिस्टम बनाना उसके लिए किसका काम है? हमारा काम है। एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो भी तो बच्चा फेल होगा, क्योंकि बच्चा जब बोर्न होता है तो क्या होता है, एक खाली स्लेट होता है। पढ़ा था ना हमने ये? एक खाली स्लेट है, उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि उस पर सही लिखा जाए? ये होती है टीचर की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी। ठीक है, तो अगर बच्चा असफल हो जाता है जीवन में, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है मेरी ट्यूशन लेना चाहिए था, तंत्र असफल हो गया। देखो, द सिस्टम हैज फेल्ड। ठीक है, ये होगा, सिस्टम की जिम्मेदारी है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है, मतलब इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्यों होता है अभी बताना है। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब, मतलब टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो बताता है हमें, इसलिए अच्छा होता है। इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्निंग, मतलब ये बच्चों को अच्छा मौका देता है, टीचर को अच्छा मौका देता है, हर बच्चे को अलग अलग से डिसिप्लिन कर सके। या फिर चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, मतलब बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर लग रहा है ये। लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, समूह में शिक्षार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं। ये भी गलत है। सब, ये बिल्कुल सही आंसर। देखो बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। देखो हर बच्चे का तरीका अपना अलग होता है, हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, इसलिए हमें उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। तो अगर हम उन्हें अलग अलग तरीके से समझाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? क, सी, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती, मतलब एक टीचर है जो खुद से पूछती है सवाल और उसका जवाब खुद नहीं देती है। वह अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम, यानी कि कोलैबोरेट करने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब टीचर क्या है, आंसर खुद नहीं देती है, वो क्या करती है, उनको बोलती है कि तुम खुद से डिस्कस करो, तुम आंसर बताओ, ग्रुप में डिस्कशन करके बताओ, आपस में आसपास में कोलैबोरेट करो और तब जाके सीखो और तब मुझे बताओ। तो ये क्या कौन सा प्रिंसिपल है ये? सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, बात ठीक है। रेडीनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कौन सा आंसर होगा? देखो देख के पता चल रहा है हमें, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता। अब इसमें क्या है, बच्चे खुद आंसर ढूंढ रहे हैं,
कभी ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, कभी बाहर किसी से पूछ रहे हैं, कभी खुद करके पता लगा रहे हैं। तो ये क्या है, बच्चे का ये क्या हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। मतलब बच्चा खुद एंगेज होके खुद उसका आंसर निकाल रहा है, खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, सक्रिय सहभागिता। तो ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न, मतलब इरिलीवेंट क्वेश्चन पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? अब मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, अब बच्चे ने उसके उस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछते हुए कहीं और का क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ और उल फूल बातें कर दी, तो आप क्या करेंगे? उसकी अवहेलना करेंगे, यानी कि इसको इग्नोर कर देंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे उसकी गलती का आभास कराएंगे, उसे बताएंगे तुमने गलत करा है ये, देखो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। उनको अन्य अवसर देंगे, उन सभी बच्चों के बीच में डांटेंगे, देखो डांटना भी गलत है, नेगेटिव है। उनकी अवहेलना करना ये भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्या बोलता हूँ मैं, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव बच्चे के बारे में नेगेटिव बात है। और बच्चों को नेगेटिव चीजें नहीं सिखानी है, हमें क्या सिखाना है, पॉजिटिव चीजें। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट आते हैं तो वो तो गलत ही हो जाते हैं अपने आप। उनको उनकी गलती का अभ्यास कराएंगे, आभास कराएंगे, बिल्कुल गलत है। बच्चे को सबके सामने उसकी गलती का आभास भी नहीं कराना है हमें। अब बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, तो कहीं से ही पूछ सकता है, तो हमें क्या करना है, उसको अन्य अवसर देंगे कि बेटा ये जो पढ़ाया है ना मैंने तुम्हें, इसमें से बताओ, ये समझ में आया तुम्हें, इसमें क्या क्या होता है, इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे, इसमें से कोई डाउट है। तो बच्चों को एक तो अप्रिशिएट करना है हमें कि आपने बिल्कुल सही है, आपने क्वेश्चन पूछा। क्योंकि 80% बच्चे ऐसे हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते नहीं है। और ये सबसे अच्छी स्किल है जो हमें बच्चों में डेवलप करनी है, तभी तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एक्टिवली पार्टिसिपेट तब करेंगे जो उनमें झिझक खत्म हो जाएगी और वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसे दोबारा अपॉर्चुनिटी देंगे, एक बार फिर से अवसर देंगे। पहले तो उसे अप्रिशिएट करेंगे कि उसने क्वेश्चन पूछा, भले ही उसने अलग क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद हमें उसे दोबारा पूछने के लिए मौका देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। चलिए इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।